नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्लाई हाई लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज डेट है 16 अप्रैल 2020 और इस डिस्कशन में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और पीआईबी के आर्टिकल को एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एनपीसीआई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन, यानी ये जो है आरबीआई और आईबीए का एक पहल है। सेकेंड है, इट इज़ ए नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी। एंड थर्ड इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वाज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली एंड डी 1, 2 and 3। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जो एनपीसीआई है वो आरबीआई और आईबीए का एक पहल है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और इसको यूपीआई को लॉन्च किया था एनपीसीआई ने। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर कंट्रीज ऑफ आसियान। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज हैं आपको बताना है। इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड एंड बांग्लादेश। तो इनमें से कौन से कंट्री एशियान के मेंबर हैं? योर ऑप्शंस आर ए 1, 2, 3 and 6, बी 2, 1, 2, 3 and 4, सी 1, 3, 4 and 5 एंड डी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो म्यांमार से शुरू होता है। आप याद रखिएगा कि इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो इंडिया के मैप से सटे हुए जो नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ठीक है, तो उसमें बांग्लादेश नहीं है और साउथ कोरिया नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनोई, तो ये सब जो है 10 कंट्री जो है आसियान के वो मेंबर है, यानी 1, 3, 4 and 5, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं आसियान के मेंबर कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार है, थाईलैंड, इसके बाद में कंबोडिया के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे लाओस, वियतनाम, ठीक है। तो 5 नेशन ये हो गए। फिर उसके बाद में मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एंड ब्रुनेई दारुसलाम, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा, ये 10 कंट्री जो है वो आसियान के मेंबर हैं, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, ये सब आसियान के मेंबर में नहीं आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनडीएमए के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है, इट एम टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर एंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन डिजास्टर रिजिलियंसी। इसका जो उद्देश्य है वो नेचुरल यानी प्राकृतिक या मानव जनित जो भी आपदा होती हैं उसके जिम्मेदारियों और उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए लेना और डिजास्टर को कम करना है, उसके लिए क्षमता निर्माण करना। सेकेंड है, इट इज़ चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर एंड थर्ड इज इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली एंड डी 1, 2 and 3। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, क्योंकि ये जो चेयर्ड किया जाता है ये चेयर्ड किया जाता है पीएम द्वारा और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि एक स्टैचुअरी बॉडी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होते हैं जिनके लिए संविधान में किसी आर्टिकल का प्रोविजन होता है, जबकि स्टैचुअरी बॉडी वो होते हैं जो पार्लियामेंट में किसी एक्ट के द्वारा किसी बिल को ला करके और एक्ट बना करके इसको पारित किया जाता है। तो ये स्टैचुअरी बॉडी है जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है। होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर सिस्टम कोलैब कैड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोलैब कैड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड ज्वाइंटली बाय नीति आयोग एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ये जो है नीति आयोग और एनआईसी के द्वारा डेवलप किया गया है। सेकेंड है, इट हेल्प्स ओनली इन क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग 3D डिज़ाइन। यह जो है सिर्फ क्रिएट करता है और मॉडिफाई करता है 3D डिज़ाइन को। एंड थर्ड है, द कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन अटल टिंकरिंग लैब अक्रॉस स्कूल।
इसका जो है कस्टमाइज वर्जन जो है लॉन्च किया गया है अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा, पूरे भारत के स्कूलों में लॉन्च किया जा रहा है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग? योर ऑप्शंस आर 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, and D 1 2 and 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B 3 only। ठीक है, क्योंकि जो कोलैब कैड है वो इनिशिएटिव है NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो के अंतर्गत ये आता है। तो ये नीति आयोग की पहल नहीं है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड है कोलैब कैड इज़ अ कोलैबोरेटिव नेटवर्क इनेबल एंड डेस्कटॉप CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये एक कोलैबोरेटिव नेटवर्क है जिसमें 2D 3D प्रिंटिंग इन सबको इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के द्वारा मॉडिफाई किया जाता है और इनको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो 2D एंड 3D हर तरह के इसमें काम किए जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? योर ऑप्शंस आर A वर्ल्ड बैंक, B इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, C यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, एंड D ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को पब्लिश किया जाता है। सिक्स क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कोई भी पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए क्वालिफाइड होता है वो इस पोस्ट के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। सेकेंड है द अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन इंडिया एज वेल एज द राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द वोटिंग राइट्स। तो जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनका अधिकार है कि वो भारत के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं कार्रवाई में, और इसके अलावा वो पार्लियामेंट की भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और उनको वोटिंग का भी अधिकार होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A। तो इनको जो है वोट का राइट नहीं होता है, ये पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं किसी भी प्रोसीडिंग में पार्लियामेंट के, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बिकॉज शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। एक बार अटॉर्नी जनरल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो भारत सरकार का सबसे चीफ लीगल एडवाइज़र होता है, प्राइमरी लॉयर भी इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से। उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा यूनियन कैबिनेट की सलाह पर, आर्टिकल 76(1) के अंतर्गत। इसकी जो क्वालिफिकेशन है कि कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए एलिजिबल है वो क्वालिफाइड हो सकता है अटॉर्नी जनरल के रूप में, और इसके अलावा इसको राइट टू वोट का अधिकार नहीं होता है। और ये भारत की, चूँकि ये जो है कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए ये भारत के किसी भी कोर्ट में आराम से लीगल प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द अपोलो 30 मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अपोलो 30 मिशन के इस बार 50 साल नासा ने पूरा किया, तो उसी को सेलिब्रेट किया, तो उसी के रिगार्डिंग है ये। फर्स्ट स्टेटमेंट है अपोलो 13 वाज द 7th क्रू मिशन इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम एंड थर्ड मेंट टू लैंड ऑन द मून। जो अपोलो 13 था वो 7th क्रूड मिशन था, और ये जो था थर्ड ऐसा मिशन था जो लैंड पे मून पे लैंड किया गया। इसके बाद में है सेकेंड क्वेश्चन है आफ्टर अपोलो 11 द सक्सेसफुल क्रूड मिशन that made Neil Armstrong the first human to set foot on the moon, NASA sent 6 more missions between 1969 to 1972। तो अपोलो 11 के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चंद्रमा पर अपना पैर रखा, और उसके बाद इसकी सफलता के बाद 6 और मिशन भेजे गए। तो अपोलो 11 के बाद में अपोलो 12 भेजा गया। अपोलो 13 जो था वो हालांकि सक्सेसफुल फेलियर था। इसके बाद में आता है अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16, ठीक है, और अपोलो 17। तो इतने सारे मिशन भेजे गए थे। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। योर ऑप्शंस आर A 1 only,
बी टू ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेट। 8th क्वेश्चन है विथ डिफरेंस टू द ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहले ये ICPF जो है, इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है एंड NPO है, जो कैलाश सत्यार्थी के बेटे द्वारा इसको चलाया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया है जिसमें ये बताया कि लॉकडाउन में जो इंडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने वाले लोगों की संख्या उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो उसी के रिगार्डिंग है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड, ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी ट्रैफिक आफ्टर द लॉकडाउन in India has gone up to 95% as compared to average traffic before the lockdown। तो लॉकडाउन से पहले जितनी ट्रैफिक थी चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे, उससे की तुलना में 95% इसमें एवरेज बढ़ोतरी देखी गई है। सेकेंड है, चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड was set up in January 2020 and aimed to support NGO with funding resource for curbing exploitation of children। जो ICPF है, इसको सेटअप किया गया 2020 जनवरी में। तो ये सपोर्ट करता है NGO को फंडिंग प्रोवाइड करने में और उसका कैसे यूटिलाइज किया जाए बच्चों के लिए। थर्ड है, अंडर सेक्शन 15 ऑफ द पॉस्को एक्ट, अ पर्सन हु स्टोर्ड चाइल्ड पोर्न फॉर कमर्शियल पर्पज शैल फेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 years और विल हैव पे ए फाइन और फेस बोथ पनिशमेंट। तो जो सेक्शन 15 है पॉस्को एक्ट का, उसमें ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर कमर्शियल पर्पस के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अगर स्टोर करता है तो उसको 3 साल की जेल होगी या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only एंड D 1 2 and 3। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 2 and 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। 9th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इन्वॉल्व ट्रेड इन लोकल करेंसीज वेयर कंट्रीज पे फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एट प्री डिटरमाइंड ट्रेड ऑफ एक्सचेंज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड कंट्रीज करेंसी। यानी करेंसी स्वैप का मतलब सिंपली ये है कि जैसे मान लीजिए कि भारत और जापान करेंसी स्वैप किए हैं $95 बिलियन के लिए, और आपको पता है कि चाइना के बाद जापान ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि भारत $95 बिलियन के व्यापार करने तक अपनी करेंसी में, यानी भारत में जब व्यापार होगा तो जापानी भारतीयों को येन दे सकते हैं और येन जो है भारत जापानियों को रुपया दे सकते हैं, भारतीय जापानियों को रुपया दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं करेंसी स्वैप ट्रेडिंग। सेकेंड क्वेश्चन है, द स्वैप ऑपरेशन ऑल्सो कैरी एक्सचेंज रेट ऑफ अदर मार्केट रिस्क। तो ये जो स्वैप ऑपरेशन है ये एक्सचेंज मार्केट रिस्क को भी कैरी करता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 एंड D neither 1 nor 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, क्योंकि ये जो है स्वैप ऑपरेशन जो है वो मार्केट रिस्क को कवर नहीं करता है। 10th क्वेश्चन है, पत्थमथिट्टा ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन। तो पत्थमथिट्टा हाल फिलहाल में न्यूज़ में रखता है अक्सर, तो ये किस कहाँ पे लोकेटेड है? योर ऑप्शंस आर A केरला, B तमिलनाडु, C कर्नाटका एंड D राजस्थान। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A केरला, ठीक है, ये केरला में लोकेटेड है। 11th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू कोविड-19 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोविड-19 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ प्रेग्नेंट वीमेन who is positive for COVID-19 to pass on the virus to her child। मतलब ICMR ने कहा है कि यह संभव नहीं है कि कोई भी प्रेग्नेंट महिला, जो अगर मान लेते हैं कि किसी प्रेग्नेंट महिला को COVID-19 हुआ है तो उससे ये ज़रूरी नहीं है, ये असंभव है कि वायरस जो है बच्चे को इन्फेक्ट करे या बच्चे भी कैरी करें। सेकेंड क्वेश्चन है, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ ए वायरस मीन्स ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू बेबी एटर्नली और इंट्राफॉर्टम। यानी वर्टिकल ट्रांसमिशन वैसा ट्रांसमिशन होता है जिसमें मदर से बच्चे को ये फैलता है कोविड-19 गर्भावस्था के दौरान। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 एंड D neither 1 nor 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B 2 only, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक केस आया है जिसमें प्रेग्नेंट वीमेन के जो बच्चे थे, जो जब वो जन्म लिए तो उस दौरान बच्चा भी जो है इन्फेक्टेड हो गया कोविड-19 से, ठीक है।
12 क्वेश्चन है कोविड ज्ञान वेबसाइट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो कोविड ज्ञान जो वेबसाइट है वो किसका इनिशिएटिव है? योर ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सी CSIR एंड डी नॉन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। ये जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक पहल है, ठीक है, एंड टाटा मेमोरियल सेंटर की। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 13 क्वेश्चन है देखो अपना देश वेबिनियर सीरीज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वाज लॉन्च बाय। तो देखो अपना देश एक वेब सीरीज है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? योर ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, बी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको शुरू किया गया है। 15 क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 FRBM 2003 एक्ट के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है द लॉ डज नॉट कंटेन व्हाट इज कॉमनली रेफर्ड टू एन एस्केप क्लॉज। तो इसमें एस्केप क्लॉज का प्रोविजन नहीं किया गया है। एंड सेकेंड है द स्टेट हैव since enacted their own respective financial responsibility legislation which set the same 3% of gross domestic product cap on their annual budget deficit। तो स्टेट का ही अपनी एक उस स्टेट के अकॉर्डिंग फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन है, जिसमें स्टेट जो है वो 3% तक अपने स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेफिसिट को वो वहन कर सकते हैं, ठीक है। तो योर ऑप्शंस आर 1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 नॉट 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ठीक है। यानी एस्केप क्लॉज का प्रोविजन जो है FRBM एक्ट में किया गया है और कोई भी स्टेट अपने टोटल GDP का 3% तक डेफिसिट में जा सकता है, कोई खतरा नहीं है। तो ये कैप लगाया गया था कि 3% के बाद आप नहीं जा सकते हैं, या जाइएगा तो खतरा है, ठीक है। 16 क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो सरकार बनी, तो उद्धव ठाकरे आपको पता होगा कि वो जो हैं अभी फ़िलहाल किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं हैं, ना तो वो विधानसभा के पार्ट है, ना ही विधान परिषद के, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 164 में कि कोई भी व्यक्ति अगर 6 महीना तक मंत्री बनने के बाद किसी भी सदन की सदस्यता नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, ठीक है, मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो वहीं उसी के रिगार्डिंग है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तो चुनाव होंगे नहीं कोविड-19 के कारण, तो ऐसा होगा कि मनोनीत सदस्य जो होते हैं उसके रूप में उनको नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, राज्यपाल द्वारा। तो उसी के रिगार्डिंग है। पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट अ मिनिस्टर who for any period for consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at expiration of that period cause cease to be minister। यानी क्वेश्चन स्टेटमेंट जो कर रहा है कि संविधान का आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर लगातार 4 महीने में किसी भी लेजिस्लेचर का स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं बनता है तो उसकी मिनिस्ट्री सीज हो जाएगी इस पीरियड के बाद। एंड सेकेंड है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द हाउस यानी स्टेट। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद होता है उसकी सामूहिक जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व होता है विधानसभा के प्रति। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 एंड D नीदर 1 नॉट 2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B 2 ओनली, ठीक है। 17th क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हाट इज कलाड़ाईपट्टू। तो इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन में कलाड़ाईपट्टू क्या है? योर ऑप्शंस आर A इट इज़ एन एंशिएंट भक्ति कल्ट एंड सेविज्म स्टिल प्रिवेलेंट इन सम पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया। यह एक भक्ति कल्ट है या सेविज्म का पार्ट है जो साउथ इंडिया में अभी भी इसको किया जाता है। B इट इज़ एन एंशिएंट स्टाइल ब्रॉन्ज एंड ब्रास वर्क स्टिल फाउंड इन साउदर्न पार्ट ऑफ कोरोमंडल एरिया। C it is an ancient form of dance drama and a living tradition in the northern part of Malabar। and D it is an ancient martial art and a living tradition in सब part of South India। तो ये जो है एक मार्शल आर्ट है जो साउथ इंडिया में अभी परफॉर्म किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू पटचित्रा पेंटिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पटचित्रा पेंटिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
फर्स्ट है इट इज़ बेस्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, एंड सेकेंड इन बंगाल ट्रेडिशन पेंटिंग आर सोली बेस्ड ऑन हिंदू मैथोलॉजी। तो बंगाल की प्रथा में जो पेंटिंग की जाती है उसमें हिंदू मैथोलॉजी को दिखाया जाता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर ए 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and A neither 1 nor 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1 only। ठीक है, एक बार देख लेते हैं पटचित्रा के बारे में। तो जो पटचित्रा के आर्टिस्ट हैं उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में रघुराजपुर में, तो उनकी लिवलीहुड प्रभावित हो रही है कोविड-19 के कारण। पट का मतलब होता है क्लॉथ एंड चित्रा का मतलब होता है पिक्चर, यानी जो कपड़े पर जो चित्रकारी की जाती है उसको पटचित्रा बोलते हैं। और ये साधारणतः या सामान्यतः जो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसको फॉलो किया जाता है। बंगाल ट्रेडिशन में मेनली कालीघाट के अराउंड ये सेंटर्ड है, जिसका थीम जो है वो डिवोशनल नहीं होता है। जबकि उड़ीसा में रघुराजपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक पूरी डिस्ट्रिक्ट के रघुराजपुर गांव में ये इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, चित्रकार कम्युनिटी के। वो लोग इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और कोविड-19 के कारण उनकी जीविका जो है वो प्रभावित हुई है। ये लोग जो कपड़े पर चित्रकारी करते हैं उसमें हिंदू मैथोलॉजी जैसे जगन्नाथ एंड वैष्णवा सेक्ट को ये जो है फॉलो करते हैं या उसकी चित्र उकेरते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। बाय। थैंक यू।